नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अत्यधिक डायनामिक प्रकार का सब्जेक्ट माना जाता है, जहां लगातार नए जो मुद्दे हैं वो प्रस्तुत होते रहते हैं। और एक ऐसा ही विषय आज हम चर्चा के लिए लेकर आए हैं। वो विषय है बलूचिस्तान का, जो कि दक्षिण एशिया की जो भू राजनीति है, मध्य एशिया की भू राजनीति और साथ ही पश्चिम एशिया की भू राजनीति, इन तीनों को ही प्रभावित करता है। दक्षिण एशिया जिसका संबंध भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से है, तो निश्चित रूप से यहाँ अगर बलूचिस्तान के रूप में एक मुद्दा प्रस्तुत हुआ है, तो भारत की जो विदेश नीति है, भारत पाक जो संबंध है, भारत की दक्षिण एशिया में जो भूमिका है, उस पर भी इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो आज 10 से 15 मिनट की जो क्लास है, उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बलूचिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या है, भू राजनीति उसकी क्या है, क्या उसका मैप है, मतलब उसका जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, वहाँ इस संकट का मूल कारण क्या रहा है, क्या उनकी डिमांड है, और इसका जो भविष्य में जो संदर्भ है वो किस प्रकार से वहां प्रस्तुत हो सकेगा। ये बलूचिस्तान का एक मैप में हमने स्थिति ली है, और ये भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है और मध्य में बलूचिस्तान आ रहा है। इसमें 3 देशों में इसका हम विस्तार यहाँ देख सकते हैं, बलूचिस्तान का संदर्भ, क्योंकि जब औपनिवेशिक जो साम्राज्य का अंत हुआ था ब्रिटेन का, और एशिया से ब्रिटेन गया और यहाँ उसने विभाजन की स्थिति प्रस्तुत करी और राष्ट्रों का पुनर्गठन की एक जो योजना प्रस्तुत करी, तो उस समय पर तकनीक के आधार पर कई मुद्दे जो थे वो अनसुलझे रह गए, या जिनको भविष्य पर छोड़ा गया था। और भविष्य में फिर इस प्रकार की स्थितियां हुई कि कहीं धार्मिक कट्टरता, कहीं सैन्य प्रशासन की स्थितियां, कहीं विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन थे, वो सारी की जो सारी स्थितियां, उनकी वजह से कुछ चीजें आज भी वहां पर विवादास्पद या समस्या मूलक जो स्थितियां हैं उसके रूप में मौजूद रही हैं। तो बलूचिस्तान की स्थिति जब हम देखते हैं, तो ईरान में भी इसका एक कुछ पार्ट आता है जो इसे पश्चिम एशिया के साथ जोड़ता है। अफगानिस्तान में इसका पार्ट आता है जो इसे मध्य एशिया की राजनीति से जोड़ देता है, क्योंकि मध्य एशिया में हम जानते हैं अफगानिस्तान और उसके साथ तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये राष्ट्र जो कि 1991 से पहले 1991 तक भूतपूर्व जो सोवियत संघ है उसके गणराज्य, उस गणराज्य के हिस्से हुआ करते थे। साथ ही पाकिस्तान के साथ इसका, क्योंकि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान अभी उसी के नियंत्रण में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध ही अपनी आजादी के जो आंदोलन है उसको चला रहा है, अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता के लिए ये लगातार पाकिस्तान के साथ संघर्ष कर रहा है। साथ ही मैंने जैसा कहा कि भारत का ये पड़ोस है पूरा का पूरा, तो यहाँ होने वाली कोई भी जो हलचल है वो निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति और भारत की जो भू राजनीतिक और भू सामरिक जो स्थितियां हैं उनके लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही अरब सागर से इसका जो तटरेखा है, लगभग 800 किलोमीटर के करीब इसकी तटरेखा है, 770 किलोमीटर लंबी। और हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडो पैसिफिक जो संदर्भ है बड़ा महत्वपूर्ण है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर की स्थितियां, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति और चीन का विस्तारवाद, भारत की क्षेत्र में बड़ी भूमिका, क्वाड जैसे संगठन का निर्माण, ऑकस गठबंधन का निर्माण, ये सारी की सारी स्थितियां जो है वो लगातार ओशियन डिप्लोमेसी को, महासागरीय कूटनीति को बड़ा महत्व दे रही है। इस समय विश्व राजनीति का कोई भी मुद्दा, जो भू राजनीतिक जो विषय है उनमें महासागरों की जो स्थिति है, समुद्रों की जो स्थिति है, उसकी तरफ उपेक्षा नहीं रख सकता है। अभी चाहे हम मध्य पूर्व की बात अगर करें, तो वहां लाल सागर की स्थिति, काला सागर की स्थिति, कैस्पियन सागर की स्थिति, भूमध्य सागर की स्थिति, ये सारी की सारी जो स्थितियां हम लगातार वहां देखते हैं। चाहे यमन का कोई संकट हो, चाहे सऊदी में किसी प्रकार की स्थिति हो, चाहे ईरान का कोई संदर्भ हो, चाहे सीरिया के संकट हो, तो मेरा समझाने का तात्पर्य है कि भू राजनीति में इस समय समुद्रों की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये एक बलूचिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, पश्चिमी ईरान और उत्तर में अफगानिस्तान से घिरा हुआ बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा उत्पीड़न किया जाता रहा। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न, भेदभाव के शिकार रहे हैं। केवल 5 से 6% ही आबादी, पाकिस्तान की कुल जो आबादी उसका 5 से 6% ही बलूचिस्तान में रहता है। तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज संसाधनों से समृद्ध ये क्षेत्र रहा है। और एक प्रारंभिक समय में जब 1947 के घटनाक्रम हुए, वहां पर बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा की थी, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस पर अपना अधिकार कर लिया गया, और लगातार पाकिस्तान और बलूचिस्तान के जो स्थानीय लोग हैं, पाकिस्तान के सैन्य शासक और बलूचिस्तान के जो स्थानीय निवासी, उनके मध्य संघर्ष रहा है। हाल के दिनों में बलूचिस्तान ने अपने जो स्वायत्ता के, अपनी आजादी के जो आंदोलन है वो तेज किए हैं। उनमें कुछ इन्होंने अपने महत्वपूर्ण संगठन बनाए हैं, और उनके द्वारा लगातार पाकिस्तान की सेना पर इनके द्वारा हमले किए जाते हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में यूएन से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निश्चित रूप से एक प्रयास करे। साथ ही उनका ये भी मानना है कि भाई पाकिस्तान जो है लगातार उत्पीड़न करता रहा है, लगातार आतंकवादियों को शरण देता रहा है, तो इस क्षेत्र में यदि पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं किया गया तो भविष्य में आतंकवादी घटनाक्रमों के लिहाज से भी ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकेगी। तो ये बलूचिस्तान का दावा है। ये दावा क्यों उसके द्वारा प्रस्तुत किया था उसको और देखते हैं हम। तो अरब सागर के साथ 770 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।
मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बटा है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान। ये जब हम चाबहार बंदरगाह वाली स्थिति देखते हैं भारत ईरान के संबंधों में, ईरान में चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट का भारत ने डेवलपमेंट किया और बहुत एक भू-सामरिक भारत को बढ़त मिली क्षेत्र में। चीन की जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या जो ग्वादर पोर्ट पे चाइना की जो परियोजना है पाकिस्तान में, उसको एक काउंटर इफेक्ट देने के लिए भी ईरान में चाबहार बंदरगाह हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ। साथ ही पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, अफगानिस्तान और उसके साथ मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भी ईरान में विकसित किए गए चाबहार बंदरगाह का बड़ा महत्व है। किसी दिन मैं एक शॉर्ट क्लास 10-15 मिनट की चाबहार बंदरगाह पे भी लूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए सारे ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो उस समय सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत हम देखने को मिलता है हमें, और एक छोटा हिस्सा इसका अफगानिस्तान में निमरूज, हेलमंद और कांधार जो है बलूचिस्तान के हिस्से रहे हैं। ठीक है, अतीत की बात है ये। और पहले और फिर जो है ये एक मैप है जो बीबीसी से हमने लिया। मेरा आग्रह है कि यार जब भी आप पढ़ें मैप जो है, आजकल तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट जो है मैप देती हैं, तो आप देखा कीजिए। मैप से थोड़ा सा क्या होता है, पिक्चराइजेशन होने में आसानी हो जाती है, आपको पता चल पाता है कि किस देश की स्थिति कहाँ पर है, उसके अड़ोस पड़ोस में क्या स्थिति है, वहाँ सागरीय जो क्षेत्र है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मध्यपूर्व, तो मध्यपूर्व का यदि मैप आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्षेत्र सामुद्रिक जो स्थितियां हैं उनके लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। भले वहाँ रेगिस्तानी स्थिति बहुत व्यापक मात्रा में हो, लेकिन काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर की जो स्थितियां हैं उसकी वजह से वहाँ महाशक्तियों की जो रुचि है, वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, उसको लेकर जो स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये एक स्थिति है, ये पाकिस्तान और ये सिस्तान बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान का एरिया जो रेड कलर से, ये लगभग रेड और मरून जो कलर है, ब्राउन कलर, रेड ब्राउन मरून जो भी कलर है, तो इससे हमने ये लिखा है बलूचिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान का संदर्भ ये पाकिस्तान के साथ इसका यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत ये वर्तमान में प्रस्तुत है। अफगानिस्तान से भी इसकी सीमाएं लग रही है और ये ईरान से सीमाएं लग रही है। ठीक है, ये पाकिस्तान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम विकसित प्रांत है। ये स्थिति तब है जब बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस खनिज संसाधनों से समृद्ध है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसके बाद भी इलाका सबसे अधिक पिछड़ा हुआ। ये लगभग उसी प्रकार की स्थिति की हमें याद दिलाता है जब जो स्थिति पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करती थी एक समय में, जो आज बांग्लादेश के रूप में कहलाता है। बस अंतर इतना है कि पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान की जो भौगोलिक दूरी थी वो बहुत ज्यादा थी। पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वो भू राजनीतिक दृष्टि से भारत में पश्चिम बंगाल और जो छठी अनुसूची के राज्य हैं, संविधान में छठी अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके साथ अपनी सीमाएं बनाता है। तो वहां एक भौगोलिक दूरी थी, लेकिन उस समय पर भी जो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा है, जहां आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान के प्रति एक उत्पीड़न, एक भेदभाव, ऐसी स्थितियां प्रस्तुत करता था, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था में पूर्वी पाकिस्तान का बड़ा योगदान हुआ करता था। और कालांतर में इसी वजह से वहां जो उत्पीड़न चला, उसका परिणाम ही निकला कि वहां जो है बांग्लादेश मुक्ति जो संग्राम है वो प्रस्तुत हुआ, और फिर भारत के समर्थन से, भारत के प्रयासों से उस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई और पाकिस्तान के उत्पीड़न को समाप्त किया गया। 1971 की वॉर हुई, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो लगभग उसी प्रकार की सिचुएशन आज यहाँ इस एरिया में बलूचिस्तान के संदर्भ बनती हुई दिखाई देती है। बलूचिस्तान के निवासी लंबे समय से प्रांतीय स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, साथ ही सामाजिक आर्थिक उपेक्षा और संसाधनों के शोषण से के मुद्दे से जूझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों का जो उचित हिस्सा है वो उन्हें डेवलपमेंट या इकोनॉमिक असिस्टेंस के रूप में नहीं मिला, और यहाँ पाकिस्तानी सेना खूब अत्याचार करती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। अभी हम आगे और देखते हैं इसमें कि क्या स्थिति रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 4 पूर्ववर्ती रियासतें थी, खारान, मकरान, लसबेला और कलात। ये कलात जो है बहुत ज्यादा चर्चित रहा है बलूचिस्तान के संदर्भ में एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि कलात का जो क्षेत्र है, वहां के जो निवासी थे, वहां के जो शासक थे, उन्होंने ही बलूचिस्तान की आजादी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से पृथक बनाए रखने की जो अपने प्रयास थे वो उन्होंने प्रस्तुत भी किए थे, लेकिन कालांतर में हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा जबरन इस क्षेत्र का विलय कर दिया गया। तो ये जो क्षेत्र है, चौथे नंबर का क्षेत्र इसमें कलात, यही जो है मेन बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा लंबे समय तक। विभाजन से पहले इन रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत या पाकिस्तान में विलय करना या स्वतंत्र रहना। कलात के खान मीर अहमद यार खान ने स्वतंत्रता का विकल्प चुना, जबकि अन्य 3 रियासतों ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में कलात की स्वतंत्रता को मान्यता दी। खान ने भी जिन्ना पर भरोसा किया कि एक मित्र है और कलात की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे। ये आरंभिक बातें हैं, 1946-47 के दौर की बातें। हम सभी जानते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही थी, एक सांप्रदायिक प्रकार का वातावरण उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 लाहौर अधिवेशन में आ चुका था। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं उस समय दिखाई दे रहे थे। फिर बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई, और माना जाता है उस बैठक में नेहरू भी उपस्थित थे, जिन्ना भी उसमें उपस्थित थे, बलूचिस्तान के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे। 12 अगस्त 47 को बलूचिस्तान एक अलग देश बना दिया गया। हालांकि इसमें पेच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल उसकी जो निकटता थी, भू राजनीतिक निकटता थी। आजादी घोषित करने के 1 महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित किया कि बलूचिस्तान अलग देश बनने की हालत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। ये महाशक्तियों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य जरूर इस क्षेत्र में किए गए हैं। आज यदि इनका विश्लेषण किया जाए बिल्कुल निष्पक्षता ईमानदारी के साथ, तो पता चलेगा कि महाशक्तियों ने कुछ मुद्दों को
हर जो औपनिवेशिक क्षेत्र था एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहां पर उनको प्रस्तुत किया। राजनीति विज्ञान में हम एक डेवलपमेंट थियोरी पढ़ते हैं, विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, उस समय भी हम देखते हैं कि केंद्र और परिधि के राष्ट्रों की भूमिका हम देखते हैं, जहां ये देखा जाता है कि महाशक्तियां किस प्रकार से अपने जो प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए और विकासशील तथा अल्प विकसित और जो अविकसित राष्ट्र है उनका शोषण प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल जो नीतियां हैं, सांस्कृतिक जो नीतियां वो लगातार प्रस्तुत करती हैं। ये जो पाकिस्तान के इतिहासकार मुबारक अली, उनका स्टेटमेंट था, बीबीसी साइट से हमने लिया। इसके लिए हमने काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, डेक्कन हेराल्ड है, द डिप्लोमेट है और जो बीबीसी न्यूज़ है, दैनिक भास्कर है, जागरण है, इन सभी से हमने ये सामग्री एकत्रित करने की कोशिश की है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जिन्ना नहीं उठा सकता। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 18 मार्च 1948 को जिन्ना ने खारान, मकरान और लसबेला के पाकिस्तान में विलय की घोषणा करी। जो 3 एरिया थे, जैसे मैंने भी कहा बलूचिस्तान के संदर्भ में, जिससे कलात का जो क्षेत्र था समुद्र से कट गया और इसके भूभाग का आधे से कम हिस्सा रह गया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और इस कब्जे से बलूचिस्तान की बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ये आजाद देश बना रह सका, मतलब 1 साल भी नहीं, लगभग करीब 7-8 महीने तक बलूचिस्तान जो है वो एक आजाद स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बना रहा। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। सांस्कृतिक और भाषा विशेषताओं की अगर हम बात करें बलूचिस्तान के संदर्भ में, ये तो उसका इतिहास हो गया। तो हमने 2 चीजें देखी अभी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, उसका भूगोल हमने देखा। अब देखते हैं सांस्कृतिक और भाषाई जो इसका विविधता है। बलूचिस्तान में 3 प्रमुख जातीय समूह है, बलूच, ब्राहुई और पख्तून। पश्तून जिसको लिखा पख्तून बोलते हैं। बलूच लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान साहित्य पर गर्व करते हैं, जिनमें 10वीं शताब्दी से चली आ रही विजय गाथाएं शामिल है। हिस्ट्री के लिहाज से इस चीज को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से केवल हमें वर्तमान का संदर्भ, इसमें ऐतिहासिक से जुड़ते हुए वर्तमान संदर्भ की ओर प्रस्तुत कर रहे हैं इसको। बलूच मुख्यतः सुन्नी मुस्लिम है। इस क्षेत्र में जब भी आप बात करें दक्षिण एशिया के ये वाला जो क्षेत्र है, या मध्य पूर्व में जब हम बात करें मिडिल ईस्ट जो पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र है, तो तब ये जो शिया सुन्नी संघर्ष है इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मैटर होता है। जैसे ईरान और सऊदी अरब का जो विवाद है, उसमें बड़ी स्थिति है कि सऊदी अरब जो है वो सुन्नी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है मुस्लिमों की, वहीं ईरान जो है वो शिया जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शिया सुन्नी जो संदर्भ है वो इस क्षेत्र में जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं, भू सामरिक जो स्थितियां हैं, इस क्षेत्र के जो तनाव है, इस क्षेत्र के जो संबंध है राष्ट्रों के, उनका बहुत महत्वपूर्ण डिसाइडिंग फैक्टर भी ये माना जाता है, याद रखिएगा हमेशा। तो बलूच मुख्यतः सुन्नी मुस्लिम है, बलूची भाषा बोलते हैं। बलूची एक उत्तर पश्चिमी ईरानी भाषा है, जो ना तो उत्तरी पख्तों के समान है, ना ही दक्षिण पश्चिमी फारसी के समान है। ये भाषा अपने मूल और विकास के संदर्भ में कुर्द जो है उसके अधिक निकट है। किसी दिन कुर्द जो संदर्भ है, हैती विद्रोह, कुर्द वाला यमन का जो संदर्भ है, सीरिया की जो स्थिति, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक दिन मिडिल ईस्ट पर क्लास जरूर रखूंगा, वो थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, या उसको कुछ सीरीज में हम रख लेंगे, 3-4 क्लासेस में उसको रख लेंगे, 15-15, 20-20 मिनट की, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है मिडिल ईस्ट का, वेस्टर्न एशिया का। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ संघर्ष और विद्रोह। 1954 में पाकिस्तान ने अपनी 1 यूनिट योजना के तहत अपने प्रांतों का पुनर्गठन किया, जिसमें बलूचिस्तान राज्यों का पश्चिमी पाकिस्तान में विलय किया गया। 58 में कलात के खान नवाब नौरोज खान ने स्वाधीनता की घोषणा की, लेकिन 1959 में धोखे से उन्हें आत्मसमर्पण करने मजबूर किया गया। 70 के दशक में जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता मिली 1971 में, तो बलूचों ने भी अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई। ये हमेशा से होता है कि एक राष्ट्र में जब भी कोई इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं और जब सफल हो जाते हैं, तो दूसरे क्षेत्रों पर भी उसका एक सकारात्मक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई समूह सक्रिय हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में है BLA। ये आए दिन आप न्यूज़पेपर में इसका नाम पढ़ रहे होंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। लगातार अभी इसने पाकिस्तान की सेना पर हमले किए हैं। पाकिस्तान में इसके द्वारा जो है अपने जो विरोध आंदोलन है इसको लगातार इसके द्वारा तेज किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार ये आग्रह कर रहा है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। फिर ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहते हैं। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उनका है ना। इसको हम जो रिसोर्सेज के संदर्भ में इसको निश्चित रूप से देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र के जो संसाधन है उसमें पहला हक निश्चित रूप से उस क्षेत्र के जो निवासी उनका होना चाहिए। लेकिन स्थिति तब बड़ी विशेष प्रकार की हो जाती है जब उस क्षेत्र के निवासियों को उन क्षेत्र के संसाधनों से पे हक नहीं जमाने दिया जाता है, या उनका लाभ उन क्षेत्र के निवासियों को नहीं दिया जाता है। फिर माना जाता है कि संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में अस्तित्व में आया था, वजूद में आया। तब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी पाकिस्तान में, उसके खिलाफ बलूचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की। सैन्य शासक जियाउल हक के सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच अलगाववादी नेताओं से बातचीत हुई। नतीजा निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एक प्रकार से अस्तित्वहीन हो गए। लेकिन साल 2000 से वापस से BLA जो है प्रस्तुत हुआ, फिर सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि BLA की आधिकारिक स्थापना वर्ष 2000 में हुई। 2000 से संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। संगठन में ज्यादातर मरी और बुगती जनजाति के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। 4 संगठन, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अभी एकीकृत किया है वहां के जो 4 संगठन उन्होंने खुद को, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड है और सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी है।
उन्होंने संयुक्त संगठन बनाया जिसका नाम है बलूच राजी आजोई संगार ब्रास, है ना। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं ऐसे नाम, तो ध्यान रखिएगा। बलूच राजी आजोई संगार, इन 4 संगठनों का एक संयुक्त स्वरूप बनाया है। एकीकृत कमान में बलूच नेशनल आर्मी बनाने का ऐलान किया और कहा कि अब वो बलूचिस्तान की आजादी के लिए अलग अलग छोटे मोटे हमले करने की बजाय संगठित होकर आपस में तालमेल के साथ निर्णायक रूप में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इस संगठन की ताकत जो है बढ़ रही है और पाकिस्तान के लगातार ये चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, लगातार ये पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले जो शोषण है उसको दुनिया के सामने ला रहे हैं। अपनी उनकी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं बलूचिस्तान की, उनके अपने प्रतिनिधित्व है, उनके अपने स्पोक्स पर्सन है। तो एक निश्चित रूप से एक बड़ा ये व्यापक आंदोलन, संगठित प्रकार का आंदोलन वहां बन चुका है। ब्रास ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान उसके सबसे बड़े संरक्षक चीन के खिलाफ अपनी जंग तेज करेंगे। हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें चीन की एंट्री इस प्रकार से हुई कि 2013 में चीन में जो शी जिनपिंग है उन्होंने वन बेल्ट वन रोड की जो योजना, जिसे आजकल BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, वो प्रस्तुत की थी और उसके एक हिस्से के रूप में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रस्तुत हुआ है। क्योंकि चीन पाकिस्तान मित्रता बहुत पुरानी है, 1963 से वो मित्रता चली आ रही है और इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों के अपने अपने हित हैं। इस पर भी किसी तरह हम अलग से बात कर सकते हैं। तो जो दोनों के हित है उसका एक मौजूदा प्रमाण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो कि पाकिस्तान के शिनजियांग से लेकर के चीन के शिनजियांग से लेकर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक को पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में ग्वादर की जो स्थिति है वो वही बलूचिस्तान में के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और ऐसी स्थिति में वहाँ चीनी सैनिकों की उपस्थिति, उनका प्रभाव, वहाँ के संसाधनों को चीनी उद्देश्यों से जो है प्राप्त करना, उनके लिए उनका जो है एक्सपोर्ट कर देना संसाधनों का, ये स्थिति बलूच जो आंदोलन है उसको और भी असहज और भी उग्र प्रकार का बनाने में सहायक हो रही है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उसके सबसे बड़े संरक्षक चीन के खिलाफ अपनी जंग तेज करेंगे। बलूच ने अभी 2024 से अपनी जो शक्ति है उसको वापिस एकीकृत किया है और ये पेपर में पूछा जा सकता है ऑपरेशन हेरॉफ जो है इनके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो इस पे कभी शॉर्ट 2-3 मिनट का शॉर्ट्स बना देंगे हम। वैसे तो इसमें आप गूगल पे डालेंगे तो डिटेल आ जाएगी, या मैं इसमें एक कोई कम्युनिटी पोस्ट इस पे डलवा दूंगा। ऑपरेशन हेरॉफ तो बलूचों ने ये अगस्त 2024 में ये शुरू किया। ठीक है, फिर वर्तमान स्थिति अगर हम देखें, देखिए ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का संदर्भ है, CPEC है ये। अच्छा, ये बलूचिस्तान का मैप है ना, आधिकारिक उनका मैप है ये। और CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर काशगर चाइना से शुरू होके और ये POK से गुजरता है, गिलगित बाल्टिस्तान से। इसी वजह से भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि भारत का कहना है कि भाई जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान के भी कब्जे में है, हम उसको जरूर प्राप्त करेंगे, वो हमारा हिस्सा है। तो गिलगित बाल्टिस्तान जो कि उस क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां से अगर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है तो ये हमारी संप्रभुता और हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका ये उल्लंघन है, इसलिए हम CPEC का निरंतर विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति यहाँ बनती है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। एक क्लास हम जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर लेना प्रस्तावित है। ये पाकिस्तान के यहाँ ग्वादर पोर्ट तक ये स्थिति आती है। ये कराची वाला एरिया है, ठीक है, ये क्वेटा का क्षेत्र है, ये मेन एरिया है पाकिस्तान के, ये पेशावर है जो कि चर्चित रहते हैं। और ये हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की स्थिति है। तो इस CPEC के माध्यम से न केवल दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को चीन बढ़ाना चाहता है, बल्कि मध्य एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। साथ ही इधर जो पश्चिम एशिया का संदर्भ है, ईरान का संदर्भ है, वहां अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। तो बलूचिस्तान अभी भी आजादी की मांग जारी है। संसाधनों का शोषण, विकास की कमी मुख्य समस्या है। पाकिस्तान चीन की परियोजनाओं के खिलाफ बलूच संगठनों का विरोध। चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को शिनजियांग प्रांत से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रहा है। तो ये बलूचिस्तान का एरिया है ग्वादर पोर्ट, तो वहां तक पाकिस्तान ने न केवल अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है बल्कि वहां चीन की उपस्थिति उसके द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। तो ये भी वर्तमान में बलूचिस्तान का जो आंदोलन है उसके तेज होने में और अपनी जो आजादी की मांग है उसको प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने में ये भी एक बड़ा रीजन है उनका, कि न केवल अब वो पाकिस्तान से मुक्त होना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान और चीन का गठबंधन, जो कि विशुद्ध रूप से शोषण मूलक, विशुद्ध रूप से इस क्षेत्र के संसाधनों पर अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए गठबंधन है, उसका भी बलूचिस्तान विरोध करता है और उससे वो मुक्ति चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ हफ्तों में अपने चल रहे ऑपरेशन हेरॉफ के तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 51 से अधिक स्थानों पर 71 संगठित हमलों की जिम्मेदारी ली। ये संख्या बढ़ती रहती है जैसे जैसे अपडेशन होता है। तो ये अभी जहां से हमने ली वहां इतने ये लिखा हुआ था इसमें। मई 2025 में हाल ही में भी ये पिछले हफ्ते भर के घटनाक्रम है जिसमें BLA ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवादियों की नर्सरी बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस्लामाबाद को एक आतंकवादी राज्य के रूप में मान्यता देने की अपील की है। हाल में जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद भारत के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण रूप से ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित किया गया और पाकिस्तान को एक जबरदस्त प्रकार का हमने सैन्य जवाब प्रस्तुत किया है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद पर नियंत्रण करे, पाकिस्तान जो है वो अपनी उन जो विरोधी गतिविधियां हैं, जो हरकतें हैं, उनको वो नियंत्रित करे, उनको रोके। तो भारत ने जो अभियान चलाया ऑपरेशन सिंदूर का, तो उस अभियान के उस जो ये टाइम फेज चला है, इस दौरान भी जो बलूच संगठन है उन्होंने निश्चित रूप से न केवल भारत के उस ऑपरेशन सिंदूर अभियान का समर्थन किया बल्कि उसी समय वैश्विक नेतृत्व से उन्होंने ये अपील करी कि पाकिस्तान में इस प्रकार का जो आतंकवाद चल रहा है ये दक्षिण एशिया की शांति स्थिरता के लिए बड़ा घातक है और निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण होना चाहिए।
अच्छा, ये भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 2016 में हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब इनका पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में शुरू हुआ था, तो 2016 में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो अपना भाषण प्रस्तुत किया था, वहाँ इन्होंने बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, वो मुद्दा प्रस्तुत किया था और ये माना गया था कि पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से घेराबंदी करने के संदर्भ में ये मुद्दा जो हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा उठाया गया था 2016 में, ये बड़ा महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक कदम था, है ना? तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो क्षेत्रीय बदलाव की चेतावनी देते हुए बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी, उसने आगाह किया कि पाकिस्तान की आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लगातार सहनशीलता व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकती है। बीएलए ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। ये चेतावनी देते हुए कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो और भी अधिक खून खराबा होगा। तो ये उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से तब जाके बाहर जाएगा जब वहां आतंकवाद का खात्मा कर दिया जाए, बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए, पाकिस्तान पर नियंत्रण लगा दिया जाए, पाकिस्तान को एक आतंकवादी स्टेट के रूप में या पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनको आतंकवादी संगठनों की जो प्रतिबंधित लिस्ट है उसमें शामिल करवा दिया जाए। तो लगातार उनके द्वारा डिमांड की गई। जैसे मैंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हमारा जो अभियान चला, मिलिट्री अभियान, इतना व्यापक रूप से, उसने न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी जो ठिकाने उनको ध्वस्त किया, बल्कि निश्चित रूप से हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अब जो आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, वो अब निश्चित रूप से वो नीति अब अपने व्यापक अभियानों के माध्यम से चलेगी और पाकिस्तान को अपने उस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो 1980 के दशक से उसके द्वारा लगातार प्रस्तुत किया जाता है, उस राज्य प्रायोजित आतंकवाद को पाकिस्तान को अब निश्चित रूप से रोकना होगा। अन्यथा उसका अंजाम उसको जो है बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगातार अभी जो स्थिति प्रस्तुत की, सीज फायर अब हो गया है। निश्चित रूप से देखिए, शांति का रास्ता हमेशा समृद्धि का रास्ता होता है, शांति का रास्ता हमेशा महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। लेकिन वही बात है कि जब इस प्रकार की स्थिति आती आ रही है तो हमारी जो सहनशीलता है उसको कमजोरी ना समझा जाए। तो हमारी सहनशीलता जो है वो निश्चित रूप से एक समय पर उस सहनशीलता में प्रतिकार करने की क्षमता, उसमें प्रत्युत्तर देने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, और वो हमारे पास मजबूती से है, जिसका दर्शन अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के माध्यम से किया है। तो ये जो है बलूचिस्तान का मुद्दा, इसमें भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत अभी इसको एक हम कहते हैं डिप्लोमेटिक प्रयास, जैसा मैंने अभी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की पिछली क्लास ली थी, उसमें कूटनीति के 9 ट्रैक हमने बताए थे। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे तो है। ट्रैक 1 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, निश्चित रूप से सरकारी स्तर का होता है। और फिर मैंने कहा कि महासागरीय कूटनीति एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ है, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी की बात होती है आजकल। तो भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में चाबहार पोर्ट विकसित कर रहा है। ये आप देखेंगे अगर, तो ये यहाँ से कांडला बंदरगाह और मुंबई से होता हुआ ये अरेबियन सी है, और ये चाबहार पोर्ट ईरान तक, और ये यहाँ से फिर अफगानिस्तान तक जेरांज देवराम जो सड़क परियोजना है उसका निर्माण हमने किया है। ठीक है, तो ये तो स्थिति यहाँ हो गई। अच्छा, इसके माध्यम से हमारी क्या है, पश्चिम एशिया में भी हमारी पकड़ मजबूत होगी, ओमान में, सऊदी अरब में, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिम एशिया हमारे लिए तेल, प्राकृतिक गैस और साथ ही बहुत सारे करीब 7-8 मिलियन जो प्रवासी हैं भारतीय, वो पश्चिम एशिया में कार्य करते हैं, वहां से रेमिटेंस भी प्राप्त होता है। तो ये सारी रेमिटेंस यानी जो मुद्रा का प्रवाह है वो प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र में भी हमारी जो स्थिति इससे मजबूत हो पाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से पूरा का पूरा एरिया हम देख रहे हैं, चाबहार पोर्ट हमने डेवलप किया है ईरान में, और ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है, भू राजनीतिक संबंध भी है। तो फिर भारत के लिए चाबहार परियोजना रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रही है। भारत इसके जरिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता है। ये परियोजना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक काउंटर इफेक्ट है, एक प्रतिसंतुलन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है बहुउपयोगी क्लास रही होगी। बहुत सारे तथ्य इसमें दिए, हमने बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया, कई सारे कलेवर इसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी, साथ ही ये भी बताइएगा कि आगे और किन क्लासेस को आप देखना चाहते हैं। स्कूल लेक्चर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए लगातार हम ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हैं वो लेकर आ रहे हैं। अब उसमें थोड़ा सा और मैं तेजी लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसा भी होता है, टाइम मिल पाएगा जैसा भी, तो उसको हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। साथ ही ये जो मुद्दे हैं, ये करंट अफेयर के लिहाज से, आरएएस मेंस के लिहाज से, स्कूल लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और यूपीएससी सभी एग्जाम के लिहाज से ये मुद्दे करंट अफेयर के संदर्भ में आईआर के जो मुद्दे हैं बड़े महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छे से पढ़िए, सुनिए, देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण रही होगी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।